14 देशों के नाम ट्रंप की चिट्ठी ने साफ कर दिया है कि यूएस खुलेआम चेतावनी दे रहा है उन देशों को जिसने अब तक उनके साथ डील करने में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। साथ ही उन देशों पर दबाव भी बनाया जा रहा है जिनके नाम चिट्ठी तो नहीं गई लेकिन डील होनी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि चिट्ठी में अगला नंबर किसका होगा। भारत का नाम चिट्ठी जारी होगी या फिर ट्रेड डील की घोषणा होगी। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप का अब तक का रुख क्या इशारे कर रहा है। डील होने के बाद भी इस बात की गारंटी है क्या आगे चलकर ट्रंप टैरिफ के मोर्चे पर कोई नया पैंतरा नहीं करेंगे। भारत बार बार दोहरा रहा है कि हम अपने मार्केट में यूएस के एग्री प्रोडक्ट या सस्ती गाड़ियों की एंट्री नहीं होने देंगे। ट्रंप के दबाव की इस रणनीति के आगे भारत अपनी बातों पर कितना टिका रह सकता है और इसके लिए भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और मेरे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। डब्ल्यूटीओ में भारत के पूर्व एम्बेसडर अंजलि प्रसाद मैम हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूर्व डिप्लोमेट महेश सचदेव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक्सपोर्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन फीओ के पूर्व प्रेसिडेंट शरद कुमार सराफ हैं जो कि टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री के चेयरमैन भी हैं और भारत के अलावा दूसरे कई देशों में इनका कारोबार है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब हैं जो आंकड़ों के लिहाज से ग्लोबल ट्रेड पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत मैं करूंगा एम्बेसडर अंजलि मैम से। मैम, आपने देखा जो लेटर 14 देशों को जारी किया गया यूएस की तरफ से, उसके वर्डिंग को देखा जाए, जिस तरीके से उस लेटर को लिखा गया, तो उससे क्या संकेत माना जाए भारत के नजरिए से, जहां भारत ट्रेड डील की उम्मीद करके बैठा है। मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं मालूम कि भारत इस डील के लिए आस लगा के बैठा है या इसके डिमांडियर यूएस हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए इसको वास्तव में, तो यूएस की तरफ से जोर डाला जा रहा है इस डील के लिए और देशों पे भी जो जोर जबरदस्ती उससे डील करने की कोशिश की जा रही है, टैरिफ्स को बढ़ाने की धमकी देकर, वो यूएस की ही तरफ से किया जा रहा है। वो मार्केट्स चाहते हैं और इंडिया का मार्केट बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट है क्योंकि हमारी मिडिल क्लास को वो देखते हैं जो कि लगभग उनकी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। तो ये डील यूएस चाहता है मोर देन इंडिया। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कही कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और उसमें एक्सेस चाहता है यूएस। जब इस चीज को हम समझते हैं, आप समझते हैं और पूरी दुनिया समझ रहा है, तो क्या हम अपने बड़े मार्केट के पोटेंशियल को रखते हुए हम बार्गेन करने की स्थिति में हैं यूएस के साथ? देखिए, मेरा हमेशा मानना रहा है कि हम जब भी नेगोशिएटिंग टेबल पे जाते हैं, हमको एक स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करना चाहिए, डिफेंसिव होके नहीं, क्योंकि हमारे जितना मार्केट दुनिया में शायद ही किसी देश का होगा। तो इसलिए हमारे नेगोशिएशंस हमेशा फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, जिसको कहते हैं, होने चाहिए, बजाय एक डिफेंसिव मोड में। तो जो भी हमारी रेड लाइंस हैं, हमारे जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, उन्हें हमें हर हाल में बचाना चाहिए, चाहे डील हो या ना हो। एम्बेसडर महेश सचदेव जी, आपको लगता है कि ट्रंप का जो रवैया अब तक देखने को मिला है और जो 14 लेटर हमने दिया, तो जो अंजलि मैम कह रही हैं कि हमें बहुत डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, हमें अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए, डील हो या ना हो, ट्रंप के मौजूदा रवैये को देखते हुए हम कितना कर पाएंगे, इस तरीके के रुख को रख पाएंगे? मेरे ख्याल से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सीएनबीसी आवाज़ पर मैं पहली बार आगाज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है।
दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के पास भी कुछ कार्ड्स हैं जिनका कि मिसेस प्रसाद ने जिक्र भी किया है। हमारी मार्केट बहुत बड़ी है और हमारे यहाँ जिस तरह से धनाढ्य लोग बढ़ रहे हैं, 1 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी की पर कैपिटा इनकम $1 मिलियन से ज़्यादा है भारत में। तो इस ऐसे लोगों के लिए विश्व की कंपनियां जो लग्जरी गुड्स बनाती हैं वगैरह, वो लालायित रहती हैं, उनकी कंजम्पशन, उनकी परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये एक महत्वपूर्ण हैं। तीसरी बात जो है वो हमारे लिए आक्रामक मोड में अगर देखना चाहें तो इस वक्त अगर हम अच्छी डील अमेरिका के साथ कर पाते हैं तो चीन जिसके ऊपर बड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं और टैरिफ की सिर्फ होल्डिंग रेट बताई गई है जो 135% से तो कम है जो शुरू में जो ठोकी गई थी, पर फिर भी काफ़ी बड़ी है। तो अगर अमेरिका का बाजार भी छोटा नहीं है, धनाढ्य बाजार है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है जिसको ट्रम्प साहब लिवरेज कर रहे हैं, जिसकी कैरेट्स दिखा रहे हैं कि इस बाजार में एंट्री के लिए आपको कुछ करना होगा। तो अगर महंगाई की दर बढ़ती है अमेरिका में टैरिफ की वजह से, तो उनको सस्ते सामान की ज़रूरत होगी और सस्ता सामान जो अब तक चीन से आता था वो अब महंगा होता जाएगा, वियतनाम से आता था वो महंगा होता जाएगा क्योंकि उनके ऊपर टैरिफ तगड़े टैरिफ अभी अनाउंस हुए, जैसा आपने 14 चिट्ठियों की बात की। तो उस समय अगर भारत की डील भी 26% जो भारत को धमकी दी गई थी कि टैरिफ लगाए जाएंगे, अगर वो भी लगा दिए जाते हैं तो उसके बावजूद भी भारत के ऊपर कुल मिला के टैरिफ कम होगा। दूसरी ओर भारत की जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो एक हमारे हाथ में बड़ा पत्ता है, तुरुप का पत्ता है। उसका इस्तेमाल अगर सही तरह से किया जाए तो अपनी नॉलेज बेस का इस्तेमाल सही तरह से किया जाए तो उसकी अमेरिका को बड़ी गहरी आवश्यकता है। हमारे लोगों के बिना उसकी सिलिकॉन वैली नहीं चल सकती, उसकी नासा नहीं चल सकती, उसके और जो कटिंग एज की एंटरप्राइजेज हैं वहाँ पे भारतीयों की आवश्यकता है। तो इन सब को देखते हुए आपने जो सवाल पूछा उसका उत्तर ये है कि भारत के पास भी ऐसे पत्ते हैं जिनका कि इस्तेमाल इस निगोशिएशन में किया जा सकता है। और बिल्कुल इसमें एक दिक्कत ये है कि जिस तरीके से तो वो अलग भी जिस तरीके से अलग ट्रम्प आएगा। ने दरअसल जिस तरीके से ट्रम्प ने पूरे इस ट्रेड वॉर को या फिर डील के लिए कोशिश जब से शुरू की है तब से ऐसा परसेप्शन बनाया है कि वो तो बहुत ही दूसरे देश उसके साथ बड़ा ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो आमतौर पर जब भी ऐसी डील होती है, ट्रेड डील होती है, चाहे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, चाहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, तो दोनों देश या जो भी देश शामिल होते हैं कि इक्वलिटी रहती है, समानता बना रहता है। वो समानता अभी तक के डील में कहीं दिख नहीं रही है। अब चिट्ठी भी जारी करना अपने आप में इसका एक उदाहरण है। अभी तक जो हम लोगों ने बात की वो ये है कि होना क्या चाहिए और जो अब कदम उठाया वो कैसे असर डालेगा। लेकिन जो बिल्कुल इस चीज़ को फेस करते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, शरद कुमार सराफ साहब जो कि FIO जो कि एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन भी हैं। भारत के अलावा कई देशों में इनका कारोबार है। तो सराफ साहब, मुझे लगता है कि आप सबसे बेहतर बता पाएंगे कि अब तक जो ट्रम्प की रणनीति रही है, अभी 14 देशों की लिस्ट आपने देखी, उसमें कई सारे देश ऐसे भी हैं जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट में, US के मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर भी रहे हैं। और इशारा ये भी इससे मिल रहा है कि चीन या चीन से जुड़े हुए देश जो हैं उन पर थोड़ा सा सख्ती दिख रही है। हमारी अपॉर्चुनिटी है या फिर हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है? ऐसा है कि अब जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कर रहे हैं, ये आज कुछ करते हैं, कल कुछ और करते हैं, परसों कुछ और करते हैं। तो ये जो भी करते हैं वो कहाँ तक वो सस्टेनेबल है, कहाँ तक वो चलेगा,
कोई अंदाजा नहीं है। जो 14 चिट्ठियां दी है और आज उसके अंदर खाली चीन वाले देश ही नहीं, जापान भी है, दक्षिण कोरिया भी है और कई देश भी है जो जिनका कारोबार अमेरिका से बहुत बड़ा है, वो भी उसमें शामिल है। तो ये किस तरह से कैसे कर रहे हैं, इनके सलाहकार कौन है, क्या सलाह दे रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं आती। इन्होंने तो क्या कर दिया है कि पिछले 6-8 महीने में पूरे व्यापार को परिवर्तनशील बना दिया, वॉलेटाइल बना दिया कि इतनी बड़ी उतराव चढ़ाव हो रही है जिससे कि इन्हीं को नुकसान है। अगर ये ट्रेड डील होती है या नहीं होती है, मैं ये मानता हूं इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ही नहीं भारत को। अपने को तो क्या है कि अपनी टैरिफ जो है वो और देशों के सामने कम है, चाइना से भी कम है, वियतनाम इवन बांग्लादेश से भी कम है हमारे गारमेंट वगैरह एक्सपोर्ट में। तो अपने को कोई इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम इसमें दिख नहीं रहा है मेरे को, पहली बात। दूसरी बात यह कि अपने जो बात करते हैं कि हमारा मार्केट साइज बहुत बड़ा है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, हाँ वो तो है ही, लेकिन एक और हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान था और उसमें जो इंडस्ट्रीज आई है वो इतनी अच्छी आई है, इतने बड़े रूप में आई है कि हमारा इंडस्ट्रियल बेस जो है वो काफी बड़ा हो गया। तभी तो जाके हमारी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होती है, तभी तो जाके हम 3rd पोजीशन पे आए हैं जीडीपी ग्रोथ के। तो मेरे ख्याल से हमारे को तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। जब डरने की जरूरत नहीं है तो घुटने टेक कर कोई डील करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री की बहुत सराहना करूंगा कि वो मक्कम खड़े हैं। उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम कोई डेडलाइन के पाबंद नहीं है, हम हमारे हिसाब से हमको जो ठीक लगेगा वैसे हम करेंगे। ये जो बात उन्होंने कही इसमें ये बहुत सराफ साहब एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत जोर से कही। बिल्कुल एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिर मैं अपने 2 पैनलिस्ट को जोड़ूंगा कि आप लोग तो कारोबार करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों में भी आपकी फैक्ट्रियां हैं, तो अभी चल क्या रहा है आप लोगों के बीच में? आप लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में रहते हैं, कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे हैं, या फिर क्या इन्वेस्टमेंट को कोई बड़े डिसीजन नहीं ले रहे हैं, या फिर सब कुछ पहले की तरह चल रहा है? देखिए, ये पोजीशन खाली अमेरिका में है। ये जो माहौल जो बना हुआ है ये अमेरिका का बना हुआ है। बाकी सारे देशों में, यूरोप वगैरह में सब जगह काम हो रहा है, बल्कि बढ़ के हो रहा है। तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और अमेरिका का जो इशू है इसमें, हाँ, अभी जैसे हमारे जून के महीने में हमारी फैक्ट्री में अमेरिका जो माल गया था उससे आधा गया, क्योंकि अमेरिका में जो बायर लोग हैं, जो खरीदार हैं, वो घबराए हुए हैं। उनको नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आती है, प्रेसिडेंट ट्रंप को चाहिए कि जो ड्यूटी लगानी है लगा दो, जो करना है वो कर दो, लेकिन ये जो फाइनल सेटलमेंट कुछ है, कल कुछ और है, परसों कुछ और होगा, ये बंद कर दो। तो कम से कम लोगों को मालूम तो रहेगी भी हमारे को ये लगने वाला है, मटेरियल की ये कॉस्टिंग होने वाली है। आज अमेरिका में कोई ऑर्डर देने को तैयार नहीं है, तो उससे नुकसान किसका है? नुकसान तो उनके उपभोक्ता लोगों का है। ये एक बड़ा सवाल, ये एक बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है। आरती टिक्कू सिंह, चूंकि ठीक है डील हो जाती है भारत के साथ, मान लिया जाए, तो क्या डील होने के बाद हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे, या फिर जो डर अभी सराफ साहब बता रहे हैं कि पता नहीं अभी डील हो जाए, कल फिर कुछ और अनाउंस कर दे, परसों कुछ और अनाउंस कर दें, ये खतरा बना रहेगा? क्योंकि अभी डील हुई नहीं कि आपने देखा ब्रिक्स देशों को लेकर के उनका बयान आ गया कि 10% अब अतिरिक्त टैरिफ लगा देंगे। तो डील होना एक बड़ी डील है, या फिर जब तक ट्रंप साहब रहेंगे तब तक के डोलड्रम बना रहेगा? लक्ष्मण जी, पहले तो मैं ये कहूंगी कि लगभग सारे पैनलिस्ट जो है यूनानिमसली एक बात कह रहे हैं और मैं उनके साथ कंप्लीटली एग्री करती हूँ कि इंडिया जो भी ट्रेड डील यूएस के साथ करता है अपने इंटरेस्ट को देख के और अपने टर्म्स पे करना चाहिए, क्योंकि वही इनफैक्ट आपको याद भी अगर होगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प जब आए भी थे इंडिया तो उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े अच्छे नेगोशिएटर है और प्राइम मिनिस्टर मोदी रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन थॉट के, माइंडसेट के, सोसाइटी के, कि आज की डेट में इंडिया जो भी ट्रेड डील करता किसी के साथ भी,
वो अपने इंटरेस्ट को देखकर और अपने टर्म्स पे करना चाहेगा। दूसरी बात रही कि क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प रिलायबल है आज की डेट में, क्योंकि वो पहले 10% बेस लाइन उन्होंने जो टैरिफ रखी, फिर अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग रखी है टैरिफ की रेट। हम लोगों को मेरे ख्याल से जो डेडलाइन थी जुलाई 9 की रखी है कि अगर हम लोग ट्रेड डील नहीं करते हैं तो 26%, 27% जो टैरिफ रेट है वो लगा देंगे। अब और साथ में अब उन्होंने ब्रिक्स के खिलाफ भी बात की है कि जो भी एंटी अमेरिकन कोई भी एजेंडा ब्रिक्स चला रहा है, जो भी कंट्रीज उसमें शामिल है, उनके खिलाफ 10%। तो ये मान के चलना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एक एजेंडा को की वजह से प्रेसिडेंट बने हैं, और वो एजेंडा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और मागा का जहां तक सवाल है, वो बिल्कुल उनकी जो कोशिश है एक डिक्लाइनिंग एम्पायर की जो डेस्परेशन है और जो उनकी प्री एमिनेंस दुनिया में रही इतने सालों, उसको बचाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन साथ में ही इंडिया का भी जो एजेंडा रहा, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो दिया है कि आत्मनिर्भर भारत, और उसकी तरफ इनफैक्ट अभी का नहीं है, ये कंसिस्टेंटली पिछले 75 साल से वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू से लेकर अभी तक एक वो सेल्फ रिलायंस की जो बात आती रही होती रही है इस देश में, अभी भी उस पर एक एस्पिरेशन है, एक चाहत है कि हम किसी पे निर्भर ना हो। लेकिन जब हालांकि ये वो एक निर्भरता की ट्रांजिशन बात फेज आती जो है, होता है ना। हाँ जी मेरे को बात खत्म करने दीजिए। अब लेकिन जब यहाँ हाँ निर्भरता की बात आती है, और मैं देखती हूँ कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है वो 99 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है, और यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस 45 बिलियन डॉलर्स है। तो ये जो इम्बैलेंस है और ये जो ओवर रिलायंस चाइना पर है, हम बिल्कुल, आपके पैनलिस्ट ने कहा कि हमको कोई जरूरत नहीं है अमेरिका से डरने की। हमारे पास आईटी सेक्टर है, हमारे पास मैन पावर है जो उनकी इंडस्ट्रीज को चलाता है। आईटी सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, उनको चलाता है। हमारे पास मार्केट बहुत बड़ी है, और अमेरिका खुद इतना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर, बेशक चाइना की तरह वो डेली आइटम्स नहीं बनाता, लेकिन टेक्नोलॉजी उनके पास है, आर्म्स है, एयरक्राफ्ट्स है, बहुत सारी बाकी चीजें हैं जहां पे वो बहुत आगे है। लेकिन जब हम इम्बैलेंस देख रहे हो, और इंडिया की सेल्फ रिलायंस जो है मुझे अभी उस तरह से दिख नहीं रही है, क्योंकि जब हमारी ओवर रिलायंस से पहले भी मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि चाइना पे बहुत ज्यादा ओवर रिलायंट है हम अपनी भगवान की मूर्तियों के लिए भी उनके ऊपर निर्भर हो गए हैं। तो वो जो मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है, और सेल्फ रिलायंस की जहां बात आ रही है, मुझे लगता है वहां पे अमेरिका के साथ ट्रेड डील करना जियो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो ट्रेड डील हमारी शर्तों पे होना चाहिए, हमारे इंटरेस्ट को देख के होना चाहिए। लेकिन ये कोई ना बोले कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई ऐसा नहीं। मुझे लगता है हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज्यादा चाइना पर निर्भर है, और वो इम्बैलेंस हमारी ओवरऑल ट्रेड रिलेशंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में दिखता है, क्योंकि जब 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे स्टैंड ऑफ हुआ चाइना के साथ, उसके बाद भी हम लोग ट्रेड हमारा चाइना के साथ लगातार बढ़ता रहा है, और उसमें ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है। चाइना से हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये विषय जो है चिंता का है। ये सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी है, और अमेरिका के साथ ट्रेड करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा चाइना के साथ ट्रेड रिलेशनशिप है। बिल्कुल उतना ही इंपॉर्टेंट है। सुनील सुब्रमण्यम साहब, आरती टिकुसिन ने बड़ी अच्छी बात कही कि स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपने चाइना पे डिपेंडेंसी को घटाएं, और यूएस जो है, यूएस भी बाकी सेक्टर में भी हमारा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो उसको भी हमें ख्याल में रखना पड़ेगा, लेकिन अपनी शर्तों पे हम डील करें, उनके शर्तों पे ना करें। आपको कितना फिजिबल दिख रहा है सुनील जी? बिल्कुल फिजिबल नहीं दिख रहा है। मेरी कुछ अलग राय है इसमें, मैं बताता हूं आपको कि फर्स्ट थिंग है कि यूएस का टोटल ट्रेड डेफिसिट जो है 1.2 ट्रिलियन डॉलर का है। उसमें 400 बिलियन डॉलर डेफिसिट चीन के साथ है।
हमारा 50 बिलियन से कम है, 47 बिलियन के करीब है, यानी 4% उनके टोटल डेफिसिट में 4% ही इंडिया का है। तो इंडिया में जो भी टैरिफ लगे ना लगे, उनके लिए ओवरऑल वो कुछ मैटर नहीं करता है। उनके लिए बड़े देश के साथ डील करना है, उधर टैरिफ लगाना है, इसलिए चीन के साथ उन्हें सेमी डील कर दिया। अभी कोरिया के ऊपर और जापान के ऊपर जो बड़े देश है उनके लिए जो डेफिसिट ज्यादा है उन पे वो ध्यान देकर उधर एक्शन ले रहे हैं। इंडिया के पास उन्होंने एक्शन नहीं लिया क्योंकि हम बहुत छोटे हैं उनके लिए आज के दिन में, मगर फ्यूचर के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली वो चीन से जो $400 बिलियन का डेफिसिट है उसको कम कराना के लिए इंडिया से, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की ताकत को इस्तेमाल करके, मगर आज हमारा टेक्नोलॉजी हमारा प्रोडक्टिविटी कोई हमें हाथ नहीं दे रहा है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम यूएस हमें एक चाइना सब्स्टिट्यूट के मूल में देखेगा, इसलिए हमारे लिए लॉन्ग टर्म में वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड, यूएस के लिए इंडिया पॉलिटिकली स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वाड में चीन को कंट्रोल करने के लिए हमारा बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की एक्सपोर्ट में हमारा शेयर 2% है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग में 1.8-1.9% है, और हमारी आबादी, हमारी वर्ल्ड की सेकेंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है। हमारे पास 150 मिलियन यानी 15 करोड़ पीपल वर्किंग एज में घुसने वाले हैं अगले 2 डिकेड दशक में। उनको नौकरियां देने की जरूरत है, और हमारी पर कैपिटा इनकम है 3,000 से कम, अमेरिका का है 90,000 के करीब। तो हमारे लिए एक्सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, तभी हम प्रोडक्टिविटी, हमारे लेबर जो एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, ओनली बाय एक्सपोर्टिंग हम मीट कर पा सकते हैं, क्योंकि हम उनको अपना ये 3,000 के नीचे पर कैपिटा इनकम में बेच नहीं सकते। चौथी पॉइंट है, बोला कि किसी ने कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, ये बात हम अपने मार्केटिंग प्रेजेंटेशन में देते हैं, बट एक बात सोचिए, 140 करोड़ की आबादी में 10% ऑफ द पॉपुलेशन अर्न 60% ऑफ द इनकम। हमारा बहुत पोलराइज्ड है। तो अमेरिका जैसे महंगी देश से जो उनकी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से मैन्युफैक्चर करके यहां बिकने वाली चीज खाली वो 10% ऑफ द पॉपुलेशन को ही बेचा जा सकता है, 140 करोड़ को नहीं। तो वो भी वही कहते हैं हाई एंड प्रोडक्ट्स को ही बेचने की कोशिश करें, हार्ली डेविडसन बाइक, टेस्ला, ऐसी बातें। तो प्रश्न क्या है इसमें? प्रश्न यह है कि इंडिया का जो भी डील बनता है हमारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि हमारी बेस इतनी कम है कि इसके कारण जो भी हम चीन से या वियतनाम से छीन सकते हैं, बांग्लादेश से, वो हमारे एक्सपोर्ट्स को जबरदस्त बढ़ाएगी। हमारा इंटरेस्ट है ये डील को साइन करने में, किसी हालत में करें वो हमारे लिए अच्छा होगा। सेकंड चीज ये है कि यूएस को इंडिया के साथ जियोपॉलिटिकली हमें चाहिए, लॉन्ग टर्मली चाहिए, मगर थर्ड प्रॉब्लम क्या है, जो मोदी और ट्रम्प की मीटिंग में कहा गया था, टोटल ट्रेड वॉल्यूम हमारा 190 बिलियन का है, उसको 2.5 गुना बढ़ाकर 500 बिलियन कर रहे हैं, मगर उस 500 बिलियन में ये ट्रेड डेफिसिट 50 बिलियन से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी हमें ट्रम्प कि अमेरिका से भी कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे ताकि वो बैलेंस में रहे। और वहां हमारा अस्त्र क्या है? हमारा अस्त्र है तेल, क्योंकि हम 85% हमारा तेल को इंपोर्ट करते हैं। तो चाहे वो हम रशिया से करें, चाहे वो सऊदी से करें, चाहे वेनेजुएला से करें, चाहे अमेरिका से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रेड का ऑयल का प्राइस इंटरनेशनली फिक्स होता है। तो ऐसा अमेरिका कोई एडवांटेज, मगर अमेरिका के लिए तेल हमें बेचना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए एक अस्त्र जो हाथ में है वो है हम उनसे तेल खरीद सकते हैं। सेकेंड, एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट, क्योंकि अमेरिका में जो भी चीज बनती है वो महंगी बनती है। हाई टेक्नोलॉजी होगा तभी वो जस्टिफाई होगा, नहीं तो महंगी चीज क्यों खरीदेंगे कोई भी। तो हाई वो F-35 तो उसको हम खरीदेंगे। और फाइनल बात यह है कि एग्री में हम एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेंगे, और लेना भी चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट आएंगे तो बॉटम ऑफ द पीरियड में बिकेंगे, और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स अगर हमने अलाउ किया तो वो हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसका कोई नहीं जानता है। यही सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में है। और एक ही चीज में कहूंगा इसमें कि अगर हमने उसको अलाउ कर दिया तो हमें यूरोप का एक्सपोर्ट्स पूरा स्टॉप करना होगा एग्री प्रोडक्ट्स का। तो इसलिए वो एक हार्ड लाइन है जहां पे हमें लाइन ड्रॉन करना चाहिए। और अमेरिका के लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अमेरिका में उनको नौकरी देने की कोशिश कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में नौकरी बनती है, एग्रीकल्चर उनका फुल्ली मैकेनाइज्ड है। तो इट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। रिच अमेरिकन है वो फार्मर्स, और वो फाइनेंस कर रहे हैं ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिकल पार्टी को। तो
उस हालांकि वो पॉइंट में कितना हमें कर पाएंगे उस पे भी रहना। अब डिबेट काफी ज्यादा यहाँ पे सुनील जी चल रहा है कि वो कहते तो हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट करके हम अपने डेफिसिट को फाइनेंस करेंगे। इससे पहले भी कई देशों के साथ उन्होंने किया भी था, लेकिन बहुत डेफिसिट उनका कम हुआ नहीं, वो अलग विषय। लेकिन एक बात जो आपने कही कि हमें एग्री प्रोडक्ट को लेकर के, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट को लेकर के अपने लाइन को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, जिसको सरकार ने भी दोहराया कि ये हमारी रेड लाइन है, हमने यूएस को अपनी बात साफ कह दी है। एम्बेसडर अंजलि प्रसाद मैम, आपको क्या लगता है कि इंडिया अपने इस रेड लाइन पर लंबे समय तक टिका रह सकता है? इंडिया को रहना होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखिए फार्मर्स की सुइसाइड्स के नंबर कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। आप क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम मक्का, गेहूं, सोयाबीन ये सब इंपोर्ट एथेनॉल। करें यूनाइटेड स्टेट से, जहां पे कि मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है, जैसे एक पैनलिस्ट ने कहा, उनका प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल होता है, लार्ज फार्म्स पे होता है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं ये सब क्रॉप्स। तो ये अगर आएंगी आपके यहाँ और फार्मर्स साल दर साल उसका बीज यूज करेंगे, तो अल्टीमेटली हम सब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे होंगे। एक्सपोर्ट की तो बात ईयू को बाद में आती है, जहां पे कि जीएम के बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं अगेंस्ट जीएम। तो पहली चीज तो हमें देखना है कि इट इज अगेंस्ट आवर ह्यूमन हेल्थ एंड इवन एनिमल हेल्थ, अगर देखा जाए। इसलिए फार्मर्स के लाइवलीहुड के लिए, हमारे फार्मर्स सब्सिस्टेंस फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स नहीं हैं, वो यूएस का कंपटीशन नहीं सह पाएंगे। और इसलिए हमारे लिए ये एक रेड लाइन है। किसी भी हाल में ये कहना कि हम ट्रेड एग्रीमेंट कर लें यूएस से एग्रीकल्चर को देके, ये सही नहीं होगा मेरे विचार में। और हम लोग आज तक इस पर अड़े रहे हैं, मल्टीलैटरल फोरम में भी अड़े रहे हैं, और इसमें बायलैटरल डील करने का मेरे हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल, मैं इस सवाल को लेकर के एम्बेसडर महेश सचदेव जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं, चूंकि आप डब्ल्यूटीओ में एम्बेसडर भी रही हुई हैं। इस तरह के डील को डब्ल्यूटीओ के नियमों के हिसाब से कितना सही माना जाता है? क्योंकि अभी डब्ल्यूटीओ के लिए भले ही कितनी भी बातें कहें, लेकिन डब्ल्यूटीओ अभी भी अस्तित्व में है, उसके कायदे कानून लोग मानते हैं। देखिए, ये एक फुल फ्लेजेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। डब्ल्यूटीओ में लॉ में एक आर्टिकल है जिसको 24 कहते हैं। आर्टिकल 24 एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो एक डेरोगेशन के तौर पे देखे जाते हैं, यानी डब्ल्यूटीओ के नियमों से बाहर हो सकते हैं वो एग्रीमेंट्स। लेकिन वो एग्रीमेंट्स फिर सब्सटैंशियली ऑल ट्रेड कवर करेंगे, ये फ्रेज है। लेकिन ये एक साइड डील हो रही है, ये एक पिक एंड चूज टाइप ऑफ डील हो रही है, ये एक बायलैटरल डील हो रही है, जो कि डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत नहीं है। इन्होंने, यूएस ने जो हम पर स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाए हैं और बढ़ाए हैं, ये इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के तहत लगाए हैं। डब्ल्यूटीओ के अंदर एक आर्टिकल है जो आप सिक्योरिटी एक्सेप्शंस जो आप यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी एक्सेप्शंस को यूज करते हुए इन्होंने ये टैरिफ लगाया है। लेकिन क्या कोई इनसे पूछ सकता है कि ये किस हद तक ये टैरिफ उस रूल के अनुसार है? जहां तक मैं देख पा रही हूं, जो इनका ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट है, जिसका सेक्शन 232 ये यूज कर रहे हैं इसको अप्लाई करने के लिए, वो डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत नहीं आता। लेकिन तो कोई भी देश, जी अपनी बात पूरी करिए, सॉरी। जी, मैं ये कह रही थी, कोई भी देश
यूएस के विरुद्ध डिस्प्यूट में इसको लेके अभी तक नहीं गया है, और डिस्प्यूट बड़ी लंबी चलती हैं डब्ल्यूटीओ में। इसलिए कोशिश ये रहती है कि अक्रॉस द टेबल बैठ के इन चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन अपनी रेड लाइंस के एक्सपेंस पर हम नहीं कर सकते। और ये डील डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कहलाएगी। डब्ल्यूटीओ के नियमों के अधीन नहीं है, ये भी अपने आप में बड़ी बात होगी कि आगे चल करके ये डील कितने लंबे समय तक सस्टेन कर पाता है, ये सारे फैक्टर वहाँ पे डिपेंड करेंगे। मिस्टर सचदेव जी, मेरा सवाल अब इससे अलग हट के थोड़ा सा है, चूँकि हम तो रेड लाइन अपना बना दिए कि हम एग्रो प्रोडक्ट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसी भी फॉरेन आपके प्रोडक्ट को यहाँ पे एंट्री नहीं आने देंगे सस्ते में। अब एक दूसरा सवाल है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, चाहे वो लेदर प्रोडक्ट हो, चाहे वो गारमेंट हो, टेक्सटाइल हो, उनको हम वहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सपोर्ट कर सकें, उसमें ड्यूटी में रियायत दे सके। आपको लगता है कि यूएस वो करना चाहेगा? क्योंकि जिन जिन देशों पर उसने ड्यूटी लगाई है, ज़्यादा ड्यूटी 40% के आसपास ड्यूटी लगाई है, चाहे बांग्लादेश हो या फिर दूसरे देश हो, तो वो सारे देश ऐसे प्रोडक्ट को वहाँ भेजते हैं। जी, इसके बारे में मैं आशान्वित हूँ, क्योंकि अमेरिका में कंज्यूमर को सस्ती चीज़ें चाहिए, और अगर चीन के ऊपर ऊंची ड्यूटी लगती है, वियतनाम के ऊपर ऊंची ड्यूटी लगती है, बांग्लादेश के ऊपर 35% की ड्यूटी जैसे 14 चिट्ठियों में एक में है, तो इनसे वो जगह खाली हो जाती है जो कि अमेरिकन कंज्यूमर पैट्रोनाइज करता था सस्ती चीज़ों के लिए। तो उस जगह पर भारत अपनी जगह बना सकता है, बशर्ते कि क्वालिटी ठीक हो, बशर्ते कि सप्लाई सही समय पर हो और उसका सही समय पर प्रचार प्रसार किया जाए। तो ऐसा अमेरिका के जो मेन फ्रेम इंपोर्टर्स हैं उनको पहले से ही कुछ ऐसा आभास हो गया है, और तिरुपुर में जैसे बताया जा रहा है कि वहाँ पर वर्कर्स नहीं हैं कि इतनी कपड़ों की डिमांड हो गई है अमेरिका से, तो क्योंकि वो बांग्लादेश पर रिलाई नहीं करना चाहते, वियतनाम और चीन पर रिलाई नहीं करना चाहते, क्योंकि ड्यूटियाँ बढ़ रही हैं। दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक तरह से हमको ज़रूरत है कि हम अपनी वैल्यू चेन को ऊपर बढ़ाएं, ऐसे चीज़ों का निर्यात करें जो कि वहाँ कंज्यूमर के लिए आवश्यक हो, जो कि उसकी रुचि के हिसाब से चलें। एक कमीज़ $10 की भी हो सकती है, एक कमीज़ $200 की भी हो सकती है। तो किस तरह से वैल्यू चेन में आप ऊपर जा सकते हैं, वो हमें देखना है। और अगर हम वैल्यू चेन में ऊपर जाते हैं तो वो ड्यूटी उसका कंपोनेंट के हिसाब से कम ज़रूरी हो जाती है। जो आदमी $200 की कमीज़ खरीदता है, वो आदमी $235 या $240 की कमीज़ खरीदने में भी हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन अगर $10 की कमीज़ लेने वाले को $13 की कमीज़ ड्यूटी की वजह से पड़ेगी, तो वो उसमें तो उसका रुख दूसरा होगा। इसी तरह से और भी चीज़ें बताई जा सकती हैं। इंजीनियरिंग गुड्स भी हैं, और भी सामान है जिनके की सही तरह से प्रोजेक्शन की ज़रूरत है। प्रोजेक्शन की जरूरत है। शरद सराफ साहब, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि अभी तक ट्रंप ने जो 14 देशों को चिट्ठियां जारी की, उसमें ड्यूटी स्ट्रक्चर मोटा मोटी अब सबको सामने है, किस देश से इंपोर्ट होने वाले किस सामान पर कितनी ड्यूटी लगेगी। इससे पहले चीन के साथ एक मिनी डील की बातचीत हो चुकी है, यूके के साथ उन्होंने डील कर लिया है। तो ऐसे में अगर हम लोग जो अभी ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसी पे कायम रहते हैं, बेसलाइन टैरिफ 10% को रखा जाए, तो हम लोग कितने कॉम्पिटिटिव होंगे यूएस के बाजार में, और कहाँ चैलेंज दिख रहा है आपको? हम लोग प्रॉपरली कॉम्पिटिटिव रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक बात तो ये है कि ये ड्यूटी जो दिखती है, जो बताते हैं, वैसे उतना उसका बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ।
एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ। इन हमारे स्टील के प्रोडक्ट के ऊपर पहले 25% इनकी ड्यूटी थी 6 जून तक। 6 जून को ट्रम्प साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो 50% करूंगा, 25% और बढ़ाऊंगा। उन्होंने 50% कर दी, तो देखने में ऐसा लगता है कि 50% हो गई। पर हुआ क्या, जब वो उसका फाइन प्रिंट आया कॉमर्स डिपार्टमेंट से, उसका क्लैरिफिकेशन आया, तो उसके अंदर ये था कि ये जो ड्यूटी लगाई है ये खाली रॉ स्टील के ऊपर, प्राइम स्टील के ऊपर लगाई है, नहीं कि और कोई चीज की मिलावट हो प्रोडक्ट के अंदर, या कोई कास्टिंग फोर्जिंग ऐसी चीज हो जो आप गला के आप खुद करते हैं, वो सारी इसमें से आउट हो जाएगी। जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो हमारी ड्यूटी 25% से घट के 22% हो गई। देखने में अच्छा। 50% थी, लेकिन वो सारे इतने सब एक्सक्लूजन जो पहले नहीं थे वो अब आ गए। तो इसमें क्या है, ये मैंने दृष्टांत इसके लिए दिया कि हर निर्यातक को, एक्सपोर्टर को, जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है, उसको इनका ड्यूटी स्ट्रक्चर का गहन स्टडी करने की आवश्यकता है। ये जो ऊपर ऊपर जो दिखता है वैसे नहीं होता है, वैसा होता और नहीं। ऐसे ही कई और प्रोडक्ट्स में भी है। हाँ, ऐसे होता नहीं है, तो कई और प्रोडक्ट में भी है। हमारी तो ड्यूटी 25% से घट के 22% हुई है, तो जो बोलने में आता है 50% हो गई। तो उसमें एक्सक्लूजन्स कितने सारे हैं। तो ऐसे ही हर ड्यूटी को देखने की जरूरत है कि उसमें एक्सक्लूजन कितने हैं। मेरे ख्याल से तो जो व्यापारी आदमी होगा, जो स्मार्टली काम करता है, वो अपना रास्ता निकाल लेगा। वो आज की तारीख में मोटा मोटी बात यह है कि बाकी सब देशों के कंपैरिजन में हमारी ड्यूटी सबसे कमती है, हमारी ड्यूटी कम है। तो हम अगर ये ऐसे ही रखे और ट्रम्प साहब जो उथल पुथल करते हैं वो ना करे, जैसे हैं वैसे रहने दो, तो मेरे ख्याल से सब स्टेबिलाईज हो जाएगा, सब कुछ प्रॉपरली बिल्कुल लाइन पर आ जाएगा। लेकिन ये रुके तो सही, बिल्कुल। कहीं तो रुके। अब ये रुके बढ़ा तो के सही। बोलते हैं ये दरअसल कि, बिल्कुल एक बिजनेस वाली 9 बात जुलाई आपने का की। जो है, हाँ, बिजनेस वाली बात की कि स्टेबिलिटी हमें जरूरत है। भले जो ड्यूटी लगाना है, जो करना आप कर दीजिए, ताकि एक हम लोग व्यू लेके चलें कि हमें यहाँ एक्सपोर्ट करना है तो किस प्राइस पे करना है, ऑर्डर लेना है तो किस प्राइस पे लेना है। ये हर दिन सुबह उठने के साथ ही एक्स पर देखना पड़े कि ट्रम्प साहब ने क्या कुछ कर दिया है क्या। तो ये डर कम से कम निकाल दीजिए। ये डर निकलेगा ये कि या फिर अगले 3.5 साल तक रहेगा? सुनील सुब्रमण्यम साहब, आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, देखिए, ये उनको जल्द खत्म करना पड़ेगा, ये टैरिफ वाला मामला। मेरे ख्याल में क्रिसमस के अंदर ये सब चीज हो जाएगी, और किसी और चीज के ऊपर वो अपना ट्रुथ सोशल पे ट्वीट करेंगे, टैरिफ के बारे में ही। अच्छा। उनकी तो आंसर हाँ। बिहेवियर तो करनी होगी, मगर बहुत से ऐसे चीज है दुनिया में जिसके बारे में वो ढकल करेंगे अपने इसमें। तो क्योंकि ट्रुथ सोशल इसका पे आपने इम्पैक्ट अपना अकाउंट बनाया कि नहीं? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेसिकली उनका चीज है कि ये बहुत लंबी अवधि में ये नहीं चल सकती है बात, बिकॉज इन्फ्लेशन के ऊपर असर होगा अमेरिका में, और उनको चाहिए रेट कट। तो इससे जितने इस मैटर को हल करा देते हैं और सॉल्व करते हैं, उसके बाद आएंगे रेट कट के ऊपर दबाव और प्रेशर। तो इसको क्योंकि ये इन्फ्लेशन के ऊपर वो नेगेटिव होता है रेट कट के लिए। तो मेरे ख्याल में क्रिसमस के अंदर ये खत्म हो जाएगा टैरिफ वाला अनसर्टेनिटी। तो क्रिसमस के अंत तक खत्म हो जा रही है। क्रिसमस से पहले जो ऑर्डर जाते हैं ना, एक्सपोर्टर्स जो हमारे भारत में बैठे होते हैं, क्रिसमस को ऑर्डर जाने अब शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्शन शुरू हो चुका रहता है, तो तब तक इनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन ये नुकसान एक तरफा नहीं होगा। आरती टिक्कू, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरीके से ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री में जो वहाँ पर नुकसान होगा, वहाँ की इकोनॉमी में नुकसान होगा, उसको कितनी देर तक वो बर्दाश्त कर पाएंगे? लक्ष्मण, ये आपने सही कहा कि जो भी अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प की ओवरऑल अगर आप ट्रेड पॉलिसीज देखें या स्टेटमेंट्स देखें, वो एक बहुत बड़ी चीज का संकेत दे रहा है कि पूरी दुनिया में ओवरऑल एक रीसेट हो रहा है, फाइनेंशियल रीसेट हो रहा है, और उसमें नुकसान बहुत सारे देशों को होगा ही, अमेरिका को भी होगा। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं वो अमेरिका के इंटरेस्ट को बहुत सुप्रीम मान के चल के उनको आगे अपना जो पॉलिसी बना रहे हैं उसके लिए ही कर रहे हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और जो नुकसान की आप बात कर रहे हैं, देखिए जो उनका सारा वोटर बेस है
वो ऑलरेडी एक नुकसान झेल चुका है, जो ग्लोबलाइजेशन से बहुत बड़े बड़े जो लोग अमेरिका में बहुत पैसा जिन्होंने कमाया, और उसकी वजह से अभी इसी डिबेट में इनइक्वालिटी की बात हो रही थी। जो इनइक्वालिटी का जो गैप है बिटवीन रिच और पुअर, या रिच और जो इनका जो रेडनेक एरिया है, जिसमें कई सारे लोग पीछे रह गए, जिनके शहर तबाह हो गए, जिनकी ऑटो इंडस्ट्रीज बंद हो गई, जो बहुत अलग अलग सेक्टर्स में काम करते थे, नौकरियां गई। तो उनके हिसाब से ट्रम्प कुछ भी अब करे तो वो एक इम्प्रूवमेंट ही होगा। उनका जो वोटर बेस है वो इसको नुकसान नहीं देखेंगे। लेकिन ओवरऑल जो अमेरिका का इशू है, उनका इतना ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन से ज्यादा डेट है, उनका एक डिक्लाइनिंग बर्थ रेट है। ओवरऑल अगर आप पूरा वेस्ट देखें तो वो डिक्लाइनिंग ग्राफ पे है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी और इसको अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि देखिए, इंडिया का जो एस्पिरेशनल क्लास है, जो IIT जाता है, जो IIM जाता है, जो अच्छे कॉलेजेस में जा रहा है, और जिनके पास भी पैसा होता है, मिडिल क्लास, जैसे ही यहाँ उनके पास परचेजिंग पावर आता है, वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए भेजते हैं, और उसमें सबसे टॉप पर अमेरिका है। तो वो जो एस्पिरेशनल क्लास है, वो भी डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग मोड में है, या उनको नुकसान होगा इन सारी ट्रेड पॉलिसीज से, उसके बावजूद जो यहाँ का यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, IT सेक्टर वाला है, टेक्नोलॉजी और AI वाला यूथ है, वो सब US जाना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है, वो हम चाहते हैं कि हमें मिले। वो कितनी दे पाएंगे वो अलग बात है। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप नजर में रखें तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए अमेरिका के साथ ये ट्रेड डील जो है इम्पोर्टेंट है, और अमेरिका को जो नुकसान होता है वो उसका खुद सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा जो एजुकेटेड कोई यूथ है, नुकसान हमारा नहीं जो होना चाहिए, हमें यूथ है जो सुनिश्चित jobs करना चाहता है। होगा। हालांकि H1B, चूंकि हाँ, दो चीजें H1B। मैं अब जानना चाहूंगा, चूंकि अब डील होने वाली है, किसी भी वक्त डील का ऐलान हो सकता है, ऐसी उम्मीद लगा के हम लोग बैठे हुए हैं। तो डील में आप लोग क्या देखना चाहेंगे, एक एक विश लिस्ट बता दीजिएगा। और दूसरी चीज, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली बात है, ऐसा भी हो जाएगा क्या कि अमेरिका में लोग कपड़े बनाने शुरू कर देंगे, अमेरिका में लोग जूते चप्पल बनाने शुरू कर देंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बनाने शुरू कर देंगे? सब कुछ बनाना शुरू कर दे ऐसा तो संभव है नहीं। तो वहाँ तो हमारे लिए पोटेंशियल है, और अमेरिका को वहाँ कम से कम लॉन्ग टर्म में कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है क्या? ये बात पूछूंगा मैं शराफ साहब आपसे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर ये चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि यूएस के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है वो कैसी ट्रेड डील होनी चाहिए ताकि भारत के हितों के साथ कोई समझौता यहाँ पे ना हो। FIO के पूर्व प्रेसिडेंट और टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के चेयरमैन शरद कुमार सराफ साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा कि हर चीज़ पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे अमेरिका, तो क्या अमेरिका सारा सामान खुद बनाने लगेगा? ऐसा तो संभव नहीं है ना। आप टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो सारे प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट यूएस बनाना शुरू कर दे, कपड़े बनाना शुरू कर दे, जूते चप्पल बनाना शुरू कर दे, ऐसा तो संभव है नहीं। यूएस को भी चाहिए हमारे सामान की ज़रूरत है जहां वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे लिए कितना बड़ा पोटेंशियल दिख रहा है, और ऐसे समय में जब चीन से थोड़ी सी दूरी बना के रखना चाहता है यूएस। लक्ष्मण जी, आप एकदम सही कह रहे हैं कि अमेरिका चाहेगा कि वो सब कुछ बना ले, लेकिन वो बनाना शक्य नहीं है, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ये छोटे कारखानों का या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का, FMCG के प्रोडक्ट्स का, वो करीब करीब खत्म हो चुका। सारे प्रोडक्ट जो अपने देखते हैं उनके FMCG के प्रोडक्ट वो सारे इम्पोर्टेड है, चाहे वो चाइना से आ रहे हो, साउथ कोरिया से आ रहे हो, ताइवान से आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो। उनके खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट तो उनके शेल्फ के ऊपर दिखते ही नहीं है। तो अब ये वापिस से उस कंडीशन में आना वो मुश्किल है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 बड़ा सवाल है ये है कि जैसे कि इन्होंने स्टील के ऊपर
ड्यूटी बढ़ा के 50% कर दी। उनकी स्टील मिलों ने दाम बढ़ा दिए, अनाप शनाप दाम बढ़ा दिए। उन्होंने दाम बढ़ा दिए तो नीचे की जो डाउनस्ट्रीम उद्योग है, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री है, उनको उनके सबके इनपुट महंगे हो गए, उनके महंगे हो गए, उनका माल महंगा हो गया। तो अंत में कौन सफर कर रहा है? उपभोक्ता सफर कर रहा है, कंज्यूमर सफर कर रहा है, और उसको चलते एक बड़ा इन्फ्लेशन हो जाएगा। मार्केट श्रिंक भी हो सकता है, क्योंकि जो आदमी पहले 5 शर्ट खरीदता था, आज वो 1 या 2 शर्ट खरीदेगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उतनी शर्ट महंगी हो गई, हर चीज इतनी महंगी हो गई। तो अमेरिका का जो कंजम्पशन है वो काफी हद तक गिर सकता है अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसी लेवल पर ये सारी ड्यूटीज रखी तो इसका जो इम्पैक्ट है वो 2-3 महीने के अंदर, मैं समझता हूं कि जैसे हमारी दिवाली है उस टाइम तक इसका इम्पैक्ट आना चाहिए, अगर सारे डील नहीं हुए तो। और ये सारे देशों से सारे डील तो होने संभव ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये, हम बोल रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट हमको देखना है, वो बोलते हैं हमको हमारा इंटरेस्ट देखना है। अगर दोनों देश ऐसे अड़े रहेंगे दोनों के इंटरेस्ट को लेकर, तो डील होनी भी बहुत मुश्किल है। तो कुल मिला के ये है कि फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि कम से कम हमें एक स्टेबल कंडीशन तो दीजिए। आज हम कोई भी देश में व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वहां की गवर्नमेंट स्टेबल हो, वहां का कामकाज स्टेबल हो, वहां की अर्थव्यवस्था स्टेबल हो। तो आज तो स्टेबल कुछ भी नहीं है, आज तो सारा उथल पुथल है। तो जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, डील की बात उसके बाद ही करनी चाहिए, पहले स्टेबल तो हो, पहले कहीं ये तो मालूम पड़े कि भाई हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। यही नहीं समझ में आता है। वो आए दिन कुछ न कुछ करते हैं, कोई चीज बैन करते हैं, कोई चीज पे टैरिफ लगाते हैं, कोई चीज पे कोई कंट्री पे कुछ करते हैं, अलग अलग कंट्री पे अलग अलग करते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आती, ये वोलेटिलिटी, ये जो तूफान आया हुआ है, स्टॉर्म आया हुआ है, ये नहीं निकलता है, तब तक डील होना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे दबाव में आके तो हमारे वाणिज्य मंत्री डील करेंगे नहीं। मैं जानता हूं गोयल जी को पर्सनली, वो नहीं करेंगे दबाव में आकर। अभी एक उदाहरण ये लीजिए आप, उन्होंने बयान भी दिया जिसमें मेंबरशिप की बात थी, इंडिया की मेंबरशिप की बात थी, हमने कहाँ ली? हमने छोड़ दी। हम बोले ठीक है, हम अलग हैं तो अलग हैं, हम नहीं करते आरसेप, हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। तो ये हमारी जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की गवर्नमेंट है वो बड़ी मक्कम है, हमारे देश का इंटरेस्ट देख के काम करेगी। वो मेक अमेरिका ग्रेट करते हैं, हमें भी तो हमारे इंडिया ग्रेट करना है, ऐसे थोड़ी हम हमारे ये इकोनॉमी छोड़ देंगे। तो ये डील होनी बहुत मुश्किल है। अपने को बोलिए एम्बेसडर सचदेव जी, लक्ष्मण जी, आप कुछ कह रहे थे? अच्छी बात इन्होंने कई सराफ साहब ने कि हमें अपने इंटरेस्ट को भी देखना है, हमें इंटरेस्ट मेरा सर्व नहीं होता है तो हम डील नहीं करेंगे। ऐसा कौन सा आफत पड़ा है कि डील करना ही हर हाल में? तो ये भी सिचुएशन हो सकता है कि आपको क्या लगता है अब तक के डेवलपमेंट से? चूंकि एक तरफ पीयूष गोयल का बयान आता है कि हम टाइमलाइन से नहीं बंधे हुए हैं, हम मजबूरी में दबाव में नहीं करेंगे, दूसरी तरफ ट्रंप का बयान आता है कि इंडिया के साथ डील लगभग डन डील है और एक बड़ी डील और एक डिफरेंट डील करने जा रहे हैं। तो आपको कहाँ दिख रहा है ये डील, किस स्वरूप में आता हुआ दिखेगा, या फिर कहें कि आपकी विश लिस्ट क्या है इस डील में? कुछ भू राजनीतिक तौर पर है। देखिए, चीन के विकास में जो अमेरिका का योगदान रहा है वो बहुत बड़ा रहा है। चीन को लेकर के शंघाई कम्युनिके 1971 की बात है, जब निक्सन वहां गए थे तो उनको राजनीतिक तौर पर रूस, सोवियत संघ का विघटन चाहिए था और चीन का उनसे दुराव चाहिए था, चीन से वियतनाम का दुराव चाहिए था, और इसके लिए अमेरिका ने उनके साथ, चीन के साथ संबंध बनाए और अमेरिका को हर तरह के कंसेशन दिए। जैसे कि टेक्सटाइल कोटा हुआ करते थे, वो भारत को जो टेक्सटाइल कोटा था उसका 10 गुना बड़ा चीन को दिया गया। इस तरह से चीन की ग्रोथ रेट बढ़ी और इस तरह से चीन को निष्कंटक तौर से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मौका मिला, जिसमें अमेरिका और पाश्चात्य देशों का बहुत बड़ा योगदान है। जापान के और चीन के संबंध
खराब रहे हैं शिंकाकू आइलैंड को लेकर के, लेकिन जापान का सबसे ज्यादा निवेश चीन में ही है। इसी तरह से और देशों का भी रवैया रहा है। तो अब आते हैं भारत के ऊपर। इस समय भारत का क्षण है, क्योंकि जहां सोवियत संघ की विघटन की प्रक्रिया शुरू करने की बात थी, वो अब चीन के ऊपर लागू हो रही है। चाहे वो कोविड हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे और जगह हो, चीन को घेरने के लिए अमेरिका कटिबद्ध है। और इस समय उनको भारत से बड़ा साथी कोई मिलने वाला नहीं है। और ये ट्रम्प साहब को भी पता है, बाइडेन साहब को भी पता था, जिन्होंने क्वाड वगैरह की स्थापना की थी। तो इस समय मेरे हिसाब से व्यापार से भी ज्यादा भूगोल का, भूसामरिक तत्वों का अमेरिका को चुनाव करना है। और अगर भारत के साथ डील होती है अगर, तो ये अमेरिका को पहली बात अपने कंज्यूमर्स को एसवाज करने में, उनको मरहम लगाने में कि दाम चीन से अगर दाम बढ़ रहे हैं तो किसी और देश से सामान आ रहा है। दूसरा जो सपोर्ट बेस है इनकी, ट्रम्प साहब की न्यून मध्य वर्ग जो अमेरिका में एंग्लो सेक्शन वाइट एंग्लो सेक्शंस हैं, जो कि बेरोजगार होते जा रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से विरक्त होते जा रहे हैं, जो तनख्वाहें जिनकी नौकरियां कम होती जा रही हैं, उनको ये समझाने का मौका मिलेगा कि हम भारत के मार्केट में वो क्या क्या प्रवेश कर पाए हैं, चाहे वो हार्ले डेविडसन हो, चाहे वो पिस्ते हो, चाहे बादाम हो, चाहे और सामग्रियां हो, तेल हो। तो ये सब जो है वो अपनी लॉबी को दिखा पाएंगे कि मेरे ये सब भारत के लिए पराक्रम प्लस की वजह पॉइंट से यहाँ पे भारत आता की है। मार्केट खोल ली। आरती टिक्कू, मैं आपसे इसी सवाल को आगे बढ़ाता हुआ पूछूं कि भारत जिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में है और चीन के विकल्प के तौर पर भारत को यूएस देख रहा है, तो भारत को इसका फायदा कैसे उठाना चाहिए इस ट्रेड डील में, नेगोशिएशन पे? देखिए लक्ष्मण जी, इसी बात का मैं बार बार जिक्र कर रही थी कि हमारा जो रिलेशनशिप चाइना के साथ है, और इसके बावजूद कि हमारी टेंशन्स लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ है, एक वॉर कर चुके हैं और एक तनाव तो चाइना के साथ काफी टाइम से है ही, वो डोकलाम हो, गलवान वैली क्राइसिस हो। तो उसके बावजूद जो है हमारी जो ट्रेड रिलेशनशिप चाइना के साथ है वो लगातार आगे बढ़ती गई है। उसमें कोई नीचे हम उसमें कुछ घटा नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि जिस तरह से अभी ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया और चाइनीज वेपन्स इस्तेमाल किए गए, चाइना का फुल सपोर्ट था टेक्नोलॉजिकल और एयर स्पेस में भी पाकिस्तान को, तो वो हमें आज ये दिखाता है कि चाइना पाकिस्तान का एक्सीस इस नेबरहुड में, एशिया में इंडिया के खिलाफ है। और अगर जियो स्ट्रेटेजिकली देखे तो इसीलिए हम लोगों का यूएस के साथ रिलेशनशिप जो है जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। हाँ। ताकि चाइना का जो एग्रेशन हम देख रहे हैं या एक्सपेंशनिज्म जो हम देख रहे हैं ओवरऑल एशिया में, चाइना अपने आप को ऑलरेडी सुपर पावर डिक्लेयर कर चुका है। और अगर आज अपने आप को यूएस के बराबर देख रहा है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेड डील या कोई भी आगे आने वाला ट्रेड डील यूएस के साथ है वो हम करें, और उसमें इस तरह से ट्रेड डील करें कि यूएस और इंडिया के लिए इंसेंटिव्स हो अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए। अगर हम पहले की जिस तरह से अभी बात हो रही है ना देखें, ये रिलेशनशिप को इंसेंटिवाइज करने के लिहाज से भी इस डील को हमें देखना चाहिए। सुनील सुवर्णम साहब, शो का समय खत्म हो रहा है, आखिरी सवाल आपके पास मैं लेकर के आऊंगा। आप इस ट्रेड डील को लेकर के अगर सेक्टोरल देखा जाए तो किस सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं? लेबर ओरिएंटेड सेक्टर, टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये फार्मा और केमिकल्स, ये तब में हमारी जो एक लेबर की रिक्वायरमेंट है, मेरे ख्याल में वही हमारे लिए सबसे उत्तम नंबर पे रखना चाहिए, क्योंकि जॉब क्रिएशन
इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर इन सेक्टर में हम कुछ एडवांटेज छीन ले वो काफी होगा। एडवांटेज छीनने के बावजूद अगर 10% का बेसलाइन टैरिफ बना रहता है तो हमारे टेंशन की बात है कि नहीं, उतना तो सब देश पर लग रहा है। उतना तो हमारे कॉम्पिटिटर के आपने देखा टैरिफ बांग्लादेश का, वियतनाम का, सब उससे ज्यादा ही है। तो 10% तो झेल लेंगे हम, फिर भी हमारी प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। 10 तक चलेगा, उससे ऊपर होगा तब जाकर दिक्कत होगी। लेकिन बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, आप लोगों ने बताया कि यूएस के लिए भी इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है। भले इंडिया के लिए यूएस महत्वपूर्ण है, चीन एक बड़ा रोल यहाँ प्ले करेगा और इस लिहाज से इस डील पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। डील की घोषणा एक बार हो जाती है फिर हम लोग दोबारा चर्चा करेंगे इसी तरह का, ताकि ये पता कर सकें कि हमारे लिए कितने फायदेमंद हुआ है डील। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।